प्यारे बच्चों, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगले चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। व्यावसायिक उपक्रम के अंतर्गत हमने अभी निजी क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में पढ़े। अब आज के जो चैप्टर का शुरुआत करेंगे उस चैप्टर का नाम है संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम। संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम क्या होता है, इसका आशय क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए चलते हैं। संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम क्या होता है। संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम जो होता है उसमें सरकारी सहयोग या सरकार का उसमें प्रबंध और निजी क्षेत्र का प्रबंध, नियंत्रण, संचालन और पूंजी, ये सारे चीज दोनों मिलकर इसमें लगाते हैं। कुछ जो अंश सरकार के द्वारा लगाया जाता है और कुछ अंश होता है वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत लगाया जाता है। तो दोनों मिलकर एक संयुक्त रूप से किसी भी उपक्रम को संचालित करते हैं और उसमें उत्पादन कार्य करते हैं और लाभ जब होता है तो उसका विभाजन या उसका बंटवारा कर लिया जाता है। तो ये है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में सरकार की भागीदारी ज्यादा देखने को मिलती है और निजी क्षेत्र का कम देखने को मिलता है। सरकार के द्वारा पूंजी पर भी नियंत्रण किया जाता है और पूंजी भी थोड़ा अधिक लगाया जाता है। तो इस प्रकार से मिली जुली जो इसमें दोनों के द्वारा किया गया एक संचालित उपक्रम होता है संयुक्त उपक्रम। संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम से क्या लाभ होता है या क्या महत्व है, ये दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है। संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम या सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर किसी भी उद्योग, कल कारखाने या कोई भी ऐसा कार्य है जिसको दोनों मिलकर करना चाहते हैं, तो इसका लाभ जो है या इसका महत्व या इसकी आवश्यकता, जरूरत क्यों पड़ी है, उसको आइए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके महत्व में श्रेष्ठ प्रबंध। संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रबंध रहता है। श्रेष्ठ प्रबंध का मतलब ये होता है कि सरकार के भी प्रतिनिधि और निजी क्षेत्र के भी प्रतिनिधि इसमें प्रबंधन करते हैं। इसलिए एक निखार और एक अच्छा कार्य कुशलता सामने में आता है, एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने में आता है। तो संयुक्त क्षेत्र के जो प्रबंध श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों वर्ग के विशेषज्ञ इसमें कार्य करते हैं और दोनों के द्वारा किए गए कार्य के कारण यहाँ पर कोई भी प्रकार के बाधा या कोई परेशानी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसको श्रेष्ठ प्रबंध कहा जाता है संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत। दूसरा जो आता है वो है पूंजी की पर्याप्तता। पूंजी की पर्याप्तता, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है तो दो वर्ग, एक सरकार के तरफ से और दूसरा निजी क्षेत्र के तरफ से। तो इसमें कोई भी उद्योग, कल कारखाने या कोई भी व्यवसाय जब शुरू किया जाता है तो इसमें पूंजी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। सरकार के द्वारा भी पूंजी लगाई जाती है और निजी क्षेत्र के भी द्वारा पूंजी लगाई जाती है। इसके कारण यहाँ पर उस व्यवसाय, उस उद्योग के लिए एक निश्चित मात्रा में या कहा जा सकता है तो पर्याप्त मात्रा में पूंजी की प्राप्ति हो जाती है, जो किसी उद्योग या किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए
बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूंजी, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था है एक व्यवसाय या एक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। बिना पूंजी, बिना कोई भी मुद्रा या कोई बड़ी राशि की कोई उद्योग या कल कारखाने, कोई व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकता। तो दोनों के तरफ से इसमें पूंजी एकत्रित हो जाती है, तो पर्याप्त मात्रा में पूंजी एकत्रित होने से उस उद्योग व्यवसाय को चलाने में आसानी हो जाता है। ये लाभ है संयुक्त क्षेत्र में। दूसरा, इधर आगे आते हैं तीसरा नंबर में, वृहद पैमाने पर उत्पादन। वृहद पैमाने पर उत्पादन का मतलब होता है कि संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी और निजी दोनों का संयुक्त मेल जोल होता है, और इस मेल जोल से छोटे व्यवसाय ना होकर बड़े पैमाने के, वृहद पैमाने के उद्योग की स्थापना का एक लक्ष्य होता है। बड़े पैमाने का संयुक्त क्षेत्र की स्थापना करना, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम का संचालन करना, मतलब बड़े पैमाने के उद्योग को एक उद्देश्य मानकर उसका लक्ष्य निर्धारित करके ही उस पर संचालित किया जाता है। तो वृहद या बड़े पैमाने के कोई भी व्यवसाय या उद्योग होता है, तो वहां पर कोई भी वस्तु का उत्पादन भी होता है, वो बड़े पैमाने का होता है। तो वृहद पैमाने का उत्पादन इसमें किया जाता है ताकि ग्राहकों या उपभोक्ताओं को वो वस्तु आसानी से प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं। इसके बाद में चौथा जो है विदेशी पूंजी की उपलब्धता। विदेशी पूंजी, विदेशों से कई ऐसे निजी कंपनियां हैं या बहुराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, वो किसी भी देश में आकर पूंजी लगा देते हैं, तो विदेशी पूंजी प्राप्त हो जाती है, और वो विदेशी पूंजी प्राप्त होने से उस उद्योग, उस व्यवसाय को संचालित करने के लिए आसान हो जाता है। और उस विदेशी पूंजी के आधार पर वहां पर वस्तुओं का भी एक निर्यात की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। तो संयुक्त क्षेत्र का जब गठन किया जाता है, उसका एक संगठन तैयार होता है, एक संघ तैयार होता है, तो उसमें विदेशी पूंजी प्राप्त होती है, और उस विदेशी पूंजी से आयात निर्यात की जो प्रक्रिया शुरू होती है। ये संयुक्त क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, वो है पांचवा, मांग व पूर्ति में संतुलन। अभी जैसे कि बताया आपके सामने कि बड़े पैमाने के उत्पादन होता है और बड़े कल कारखाने, बड़ा व्यवसाय, वृहद पैमाने के व्यवसाय का संचालन संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा किया जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार के वस्तु या उत्पादन की कमी न होने के कारण मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहता है। मांग और पूर्ति जो है उसमें संतुलन बना रहता है। संयुक्त क्षेत्र के द्वारा बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, और जितनी मांग होती है, जितने मांग के अनुसार से उसकी पूर्ति भी आसानी से हो जाती है, तो ये संतुलन बना रहता है और कभी भी मूल्य वृद्धि की समस्या नहीं होती है। तो ये संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम से लाभ मिलता है। इसके बाद में छठवा जो है जोखिम का बंटवारा। जोखिम का बंटवारा या दायित्व कहा जाता है। ये संयुक्त रूप से इसका गठन किया गया है सरकार के तरफ से और निजी क्षेत्र का संयुक्त आधार पर इसका एक संगठन तैयार होता है। दोनों पूंजी लगाते हैं और दोनों लाभ भी बांटते हैं, तो दोनों को हानि या जोखिम का सामना भी करना पड़ता है। जोखिम का जो दायित्व भी दोनों के ऊपर रहता है, सरकार भी वहन करती है और निजी क्षेत्र भी वहन करती है। तो यहाँ पर किसी एक को, निजी क्षेत्र को इसका भार नहीं पड़ता, न सरकार को भार नहीं पड़ता।
इसलिए सरकार यही चाहती है कि संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम के साथ में मेल जोल करके उसके साथ उपक्रम का संचालन किया जाए। सरकार का भी ज्यादा रकम नहीं लगता और निजी क्षेत्र का भी नहीं लगता और एक उपक्रम संचालित हो जाता है। तो कोई भी अगर उस व्यवसाय, उस जो उत्पादन में या उस उद्योग का संचालन होता है उसमें कभी भी जोखिम, व्यवसाय या उद्योग है तो उसमें तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। तो उस जोखिम में बंटवारा हो जाता है और इन दोनों के बीच में बढ़ जाने के कारण ज्यादा किसी को भार नहीं पड़ता। इसलिए संयुक्त क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में ये तो लाभ हो गया। संयुक्त क्षेत्र के कौन कौन से लाभ, इसके बारे में अभी आपके सामने बताया गया। अब चलते हैं इसके कौन कौन से दोष है, इसकी कौन कौन से हानि है। संयुक्त क्षेत्र से क्या हानियां हैं, क्या कमियां हैं, इसकी आलोचना भी किया गया है कि संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम ठीक नहीं है और उसमें बहुत सारी हानियां भी हो जाती है, बहुत सारी उसमें कमी भी है, उसमें नियम है, ऐसे बहुत सारे देखने को मिलता है उसमें दोष। तो कौन कौन से इसमें दोष या हानि है उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहला दोष या हानियां दिखता है वो है विवाद एवं मतभेद। संयुक्त क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि सरकार के प्रतिनिधि और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि आपस में टकरा जाते हैं, आपस में मतभेद या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो कार्य के रूप में हो या किसी भी लाभ के बंटवारे के संबंध में हो। एक विवाद की स्थिति और मतभेद, मन मुटाव की स्थिति निर्मित हो जाती है और इसके कारण संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की जो कार्य प्रणाली है या कार्य करने का तरीका रुक जाता है या थम जाता है। जिस उद्देश्य से संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना किया गया है वो क्षेत्र भूलकर ये विवाद में या मन मुटाव या मतभेद में लग जाते हैं, जिसके कारण कोई भी उत्पादन यहाँ पर रुक जाता है। ये हानियां या दोष संयुक्त क्षेत्र में दिखता है। कई महीने, कई सालों तक के विवाद दोनों के बीच में चलते रहता है, सरकार के बीच और निजी कंपनी या निजी क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं दोनों के बीच में लंबे समय तक के दोनों के बीच विवाद, मन मुटाव के कारण कंपनी या उपक्रम बंद हो जाता है। कार्य की जो प्रगति वो स्थिर हो जाती है, जिसके कारण कोई भी उत्पादन भी ठप हो जाता है और ग्राहकों और वहां पर काम करने वाले कोई भी कर्मचारी है या श्रमिक है वो भूखे मरने की स्थिति आ जाता है। ये संयुक्त क्षेत्र के दोष या हानियां देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें दूसरा नंबर जो आता है हानि, वो है परिणाम उत्साहजनक नहीं होता। भले ही कहा जाता है कि संयुक्त क्षेत्र एक अच्छा उपक्रम के अंतर्गत संचालित है, लेकिन इसमें देखा जाता है तो उत्साहजनक, यह जितनी सफलता इसमें मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए या जिस लाभ के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है वो सही मायने में ठीक नहीं बैठता। तो इसमें देखा जाता है तो परिणाम जो होता है, जितनी सफलता, जितनी प्रतिशत सफलता मिलना चाहिए और उस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है वो नहीं के बतौर होता है। असफलता ही ज्यादा हाथ लगती है और कई बार बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम को ऐसे में ठीक नहीं कहा जा सकता। इसमें दोष या हानियां बहुत भरी हुई है, ये कई विद्वानों का कहना है। इसके बाद में तीसरा जो आता है एकाधिकारी प्रवृत्ति। एकाधिकारी की प्रवृत्ति इसमें बने रहती है। संयुक्त क्षेत्र का जो उपक्रम रहता है वो उपक्रम के एकाधिकारी की ओर ज्यादा प्राथमिकता
देने लग जाते हैं, जिसके कारण आम जो उपभोक्ता है उसका शोषण होने लग जाता है। एकाधिकारी मूल्य निर्धारण करना या एकाधिकार उसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, उसकी गुणवत्ता एकाधिकारी के आधार पर होना, तो ऐसे एकाधिकारी जो प्रवृत्ति है उसके कारण आम जो उपभोक्ता है, आम जो ग्राहक है, उनका शोषण होते रहता है। ये दोष या हानियां इस संयुक्त क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे जो है वो है चौथा जो है राजनैतिक हस्तक्षेप। भले ही सार्वजनिक और निजी जो होते हैं, सरकार के उपक्रम और निजी क्षेत्र के उपक्रम, इसमें हम देखते हैं तो अपना अलग अलग तरीके से जो प्रबंधन नियंत्रण की कार्य प्रणाली होती है। लेकिन संयुक्त क्षेत्र का जो उपक्रम होता है, इसमें हम देखते हैं तो राजनीतिक हस्तक्षेप या सरकारी हस्तक्षेप इसमें ज्यादा रहता है, जिसके कारण कई बार दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है, दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति निर्मित हो जाती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि सरकार और निजी क्षेत्र के जो व्यक्ति है, इनके बीच में एक सामंजस्य बनकर चलेगा। लेकिन जब सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा हो जाता है तो फिर निजी क्षेत्र के लोग या निजी क्षेत्र के व्यक्ति है, वो धीरे धीरे अलग हटने लग जाते हैं और उसमें अपना योगदान देना धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त क्षेत्र को राजनीतिक या राजनैतिक हस्तक्षेप का एक दुष्परिणाम कहा जा सकता है। तो ये दोष हानि इसमें हमेशा बनी रहती है। अगला जो आता है वो पॉइंट है, पांचवा है अपव्यय का खतरा। अपव्यय बिना मतलब का खर्च होते रहता है और रोजगार में जो वृद्धि, वहां पर बहुत सारे धन खर्च हो जाते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति, इस पर व्यवस्था में धन का खर्च होना, तो अपव्यय कई बार जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक अपने लाभ के लिए वो संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम पर कई प्रकार के भार डालते जाते हैं और अपना स्वार्थ, अपना जो हित प्राप्त करने के लिए प्रबंधक लाखों करोड़ों रुपए का हेरफेर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त क्षेत्र में जो हानि देखने को मिलता है वो भी आता है अपव्यय, फिजूल खर्ची। बिना मतलब का खर्च होते रहता है, बड़ी मात्रा में खर्च होते रहता है। इस कारण उसको संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम को अपव्यय का खतरा बना रहता है, फिजूल खर्ची का एक खतरा बना रहता है और ये खतरा धीरे धीरे बड़े रूप में परिणित हो जाता है। तो इस प्रकार से दोष या हानि संयुक्त क्षेत्र में देखने को मिलता है। छठवां जो आ जाता है वो है लघु व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त क्षेत्र का जब गठन किया जाता है तो हमेशा वृहद पैमाने या बड़े पैमाने के व्यवसाय या उद्योगों के लिए ही संयुक्त क्षेत्र अच्छा साबित हुआ है। लघु व्यवसाय, छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं, उनके लिए ये संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम ठीक नहीं है माना जाता। तो इस प्रकार से आज संयुक्त क्षेत्र के क्या अर्थ और उससे कौन कौन से लाभ और हानि के बारे में या दोष के बारे में आप लोग के सामने समझाया गया। और फिर इसके बाद में अगले चैप्टर और वो भी महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले पीरियड में। धन्यवाद।